फकीर परिवार है। इन दोनों के दो गुट आपस में रहे। जैसलमेर जिले में कांग्रेस का हश्र हुआ है वो इस परिवारवाद के कारण हुआ है। सुनीता भाटी सन 2000 से लेकर के आज तक फील्ड में है और जिंदा है, मुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब की भांजी हों, उनका कृतित्व, उनका काम का तरीका, उनकी ईमानदारी और उनकी जो कर्मठता। नमस्कार, आप देख रहे थे बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। हमारे साथ राजनीति की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले यहाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ा और उसके बाद में ये निर्विरोध प्रधान बनी और उसके बाद में फिर ये कृषि मंडी की चेयरपर्सन बनी और ये लगातार पॉलिटिक्स में जैसलमेर में सक्रिय रही और इनका नाम है सुनीता भाटी, जिन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में कई बार जो है उतार चढ़ाव का सामना किया। पहले ये कांग्रेस में थी और गत विधानसभा चुनाव के बाद में ये भाजपा में शामिल हो गई। हम इनसे जानेंगे कि राजनीति में आखिर इनका जो है वो सक्रियता कम कैसे हुआ। इन कुछ सवाल रहेंगे इनसे, वो हमें पूरी जानकारी देंगे। लगातार पिछले 20 से 25 साल तक जो जैसलमेर की राजनीति में भूचाल रहा है वो इनके करीब होकर गुजरा है। इन्होंने ऐसे दौर भी देखे कि ये यहाँ की इस इलाके की सबसे सक्रिय जो नेत्री थी वो थी। फिर इनकी राजनीतिक कैरियर को किसने रोका और उनका क्या मकसद था। सबसे पहले सुनीता जी, आपका द बवाल पर स्वागत है। नमस्कार। क्या कहोगे आप, सबसे पहले आप प्रधान बनी, प्रधान बनने से लेकर अब तक का सफर है वो कैसा रहा आपका? मैंने सबसे पहला चुनाव जिला परिषद मेंबर के लिए लड़ा चांदन ब्लॉक से, और उसके बाद में जब 2000 में सांकड़ा पंचायत समिति प्रधान जनरल महिला के लिए आया तो सब लोगों की निगाह गई और लोग आए कि साहब आप पढ़े लिखे हो, शहरी परिवार था, पीछे पीहर अपक्ष बीकानेर से, तो एजुकेशन हो गई। तो इस कारण लोगों ने मुझे बुलाया, साहब से संपर्क किया। हम लोग वहाँ गंगानगर पोस्टिंग थी, आए, चुनाव हुआ और ईश्वर की, यहाँ की जनता की मैं बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे निर्विरोध प्रधान, पहली बार जिले में कोई निर्विरोध अगर प्रधान बना तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये यहाँ की पोखरण की जनता का मैं आशीर्वाद समझती हूँ। और उसके बाद लगातार मैंने उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, चाहे मैं मुझे प्रधान का चुनाव लड़ना हो। बाद में लंबे अंतराल के बाद लगभग 35 साल बाद राजस्थान में कृषि मंडियों के चुनाव हुए और उस चुनाव में भाजपा का शासन था। यहाँ से विधायक हमारे भादरिया के ही आदरणीय सांग सिंह जी भाटी साहब थे और मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी थी। चुनाव हुआ और मात्र 35 साल के अंतराल से जो चुनाव हुआ, 111 कृषि मंडी के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को मात्र 11 कृषि मंडियां हासिल हुई। उसमें जैसलमेर भी कांग्रेस के पक्ष में रही और मैं चेयरपर्सन बनी और लगातार 2006 से लेकर के 2022 तक मैं लगातार प्रदेश संगठन और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य के रूप में, महासचिव के रूप में, कार्यकारिणी सदस्य, पीसीसी सदस्य, महिला जिला अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला आदि संगठन के विभिन्न काम किए और उस संगठनात्मक गतिविधियों में जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर, इन सब को मैंने देखा और बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा मेरा और बड़े लोगों से संपर्क भी रहे। और गत चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने सब जन भावनाओं को दरकिनार करते हुए और एक तानाशाही रवैया अपना करके जो टिकटों का वितरण हुआ, और मेरा एक शुरू से नेचर रहा है, मैं पब्लिक की बीच में रहने वाली हूँ और जन भावनाओं का आदर करते हुए जनता की जो कमजोर और पीड़ित शोषित वर्ग है उसको किस तरीके से हम अधिकार दे सकते हैं, उसको उसका हक कैसे दे सकते हैं, इस चीज पर मैंने शुरुआत से लेकर के आज तक भी काम किया और उन्हीं सिद्धांतों की लड़ाई के कारण मेरा मोह भंग हुआ कांग्रेस से और भाजपा की तरफ। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी कार्यप्रणाली और जिस तरीके से आज विकसित भारत और 2047 का जो विजन मोदी जी ने देखा है और जनता के सामने रखा है कि हमारा क्या विजन है कि भारत की तस्वीर सन 2047 में ये होगी, इन सब से प्रेरणा लेते हुए और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सनातनी देश में रह करके हमारी सनातनी परंपराओं पर वह चोट करती है और अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो उसको आतंकी घोषित कर दिया जाता है। उसके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं
और जो दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान बैठे हुए हैं, उन्होंने जन भावनाओं को दरकिनार करके दादागिरी के साथ जो टिकटों का वितरण किया, उसी का ये नतीजा रहा कि मैंने कांग्रेस को छोड़ करके और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा को ज्वाइन किया। क्या मुख्य कारण क्या रहा जो आपकी 2013 में आपकी टिकट कट गई, 2008 में आप चुनाव महज कुछ वोटों से हार गई, और उसके बाद में फिर 2018 में जो है वो आपकी टिकट एक बार फिर कांग्रेस से काट दी गई? क्या कारण रहा, या लोकल पॉलिटिक्स रही या फिर ऊपरी लेवल पे आपकी टिकट कट चुकी थी? देखिए, मेरी टिकट कटने का यही कारण, जो सबसे बड़ा कारण मैं समझती हूँ, ये था कि जो जिले के आका बनकर के बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मन में भय था कि जो आदमी धरातल में रहता है वो कभी मरता नहीं है। सुनीता भाटी सन 2000 से लेकर के आज तक फील्ड में है और जिंदा है। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। मेरे हौसले आज भी इतने ही बुलंद है, क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच में रही हूँ। तो उन लोगों को ये भय सताने लगा कि एक महिला होकर के, और इनके हाथ में कोई पावर नहीं है, ये डायरेक्ट सत्ता में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये इतना पब्लिक इनके पीछे क्यों है, पब्लिक इनसे इतना जुड़ाव क्यों रखती है। तो उनके मन में एक डर पैदा हो गया था कि अगर ये आगे आ गई तो साहब क्या होगा। अरे साहब, क्या होगा, होता क्या है? अगर आप जन भावना के साथ में रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आपको चुनाव हरा सके। तो षड्यंत्र पूर्वक मेरी टिकट कटवाने का काम किया गया, और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, ये जैसलमेर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल, पता है। जैसलमेर की जो जनता है, जैसलमेर के कई सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि फकीर परिवार ने सुनीता भाटी को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनको पता था कि सुनीता भाटी अगर ये चुनाव जीत जाएगी तो निश्चित रूप से राजपूत समाज का जो बड़ा चेहरा है वो भी है, दूसरी तरफ महिला है, सक्रिय है, जनता से बड़ा लगाव है। लोग इस चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने रोका है। कितनी सच्चाई है? गुरु, आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया कि किसके मन में क्या भय था और कौन मुझसे डर रहा था। फिर मैं समझती हूँ मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर भी रूपाराम को लाना, ये आप किसकी पॉलिटिक्स मानते हो यार? ये जेसान की जनता और पूरे राजस्थान की जनता जानती है कि कौन ऐसी शख्सियतें थी जिन्होंने किस तरीके का भय दिखा करके, डर दिखा करके, ऊपर पार्टी को एक गलत तस्वीर पेश करके, और मेरी जो टिकटें कटी है और टिकट काटी है। टिकट कटना नहीं कटना वो एक अलग मुद्दा है। मुझे ये भी नहीं है कि एकमात्र मैं टिकट कटने से नाराज होकर के मैंने पार्टी छोड़ी है, ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल में जिस तरीके से 5 साल में सरकार होटलों में, रिसोर्ट में बंद रही, जन भावनाओं की बेकदरी की, किसी को सुनना नहीं, किसी से मिलना नहीं, आम लोगों के काम नहीं होना, पीड़ित शोषित वर्ग, वंचित वर्ग कैसे है, किस हाल में है, उनके हाल लेने वाला कोई नहीं। प्रदेश कार्यालय में चले जाए, वहां आपकी सुनवाई नहीं। सीएम हाउस में जाएं, वहां आपकी सुनवाई नहीं। जब हम लोग किस लिए हैं? पर हम लोग जनता के लिए ना। जनता हमसे उम्मीद रखती है, जनता को भरोसा है कि हम फला नेता के पास जाएंगे, हमारे जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, वो हमको सुनेंगे। और जब हम उनकी पीड़ा को सुनकर के उनका समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो मैं सोचती हूँ ऐसा फिर किसी भी पार्टी में या किसी भी पद पर रहना मुझे ये कतई गवारा नहीं है। बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी की पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं की बड़ी नेत्री है, और आपको क्या लगता है कि जो अभी आप वर्तमान में बीजेपी में किस तरीके का स्तर देखते हैं आपका? मैं भाजपा में हूँ, और जिस भावना के साथ और जिन नीतियों के साथ मैंने भाजपा परिवार को ज्वाइन किया, मुझे पूर्ण संतुष्टि है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रह करके काम करती है। और आज भी जब लोगों की कोई पीड़ा होती है, जिसको उचित प्लेटफॉर्म पर रख करके संबंधित जनप्रतिनिधियों से वार्तालाप करके हम लोग उनको समस्याओं का समाधान कराने के लिए बिल्कुल पूरा प्रयास करते हैं, और उसमें मुझे कोई किंतु परंतु नहीं है। आप जब कांग्रेस में थी, हालांकि आपने तो गत विधानसभा चुनाव के बाद में ही बीजेपी ज्वाइन की है, जब कांग्रेस में थी उस समय जिले के अंदर दो परिवार है जो कांग्रेस में सक्रिय थे। एक रूपाराम का परिवार है, दूसरी तरफ फकीर परिवार है। इन दोनों के दो गुट आपस में रहे, क्या कहोगे इनके बारे में? देखिए, जो जैसलमेर जिले में कांग्रेस का हश्र हुआ है वो इस परिवारवाद के कारण हुआ है। और मैंने राजनीति की है, सिद्धांतों की राजनीति की है, ईमानदारी की राजनीति की है। परिवारवाद को, वंशवाद को, एक तरफ तो राजे रजवाड़ों पर, वंश परंपराओं में जो चल रहा है उस पर चोट की जाती है। ये वही बड़े लोग हैं जो उस परंपरा पर चोट करते हैं, और ये वही लोग हैं
जो परिवारवाद को आश्रय देते हैं, परिवारवाद को पनपाते हैं। और इसी बात से मेरी इन सिद्धांतों के कारण ही इन लोगों से ये लड़ाई थी और मेरा इस सिद्धांतिक टकराव था, कोई व्यक्तिगत ऐसा वैचारिक नहीं था। नहीं, इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाई का क्या, आपको, आप भी कांग्रेस में थी तो उस जी। समय कुछ न कुछ तो आपको भी पता होगा कि इनका जो मुख्य जो कारण रहा, आज भी वही है, सेम कंडीशन है। दोनों नेताओं की अति महत्वाकांक्षा, दोनों महत्वाकांक्षी है। वो सोचता है मैं बन जाऊं, मेरा भाई बन जाए, मेरा भतीजा बन जाए, मेरी बेटी बन जाए, मेरा बेटा बन जाए। आज तक आप इन दोनों परिवारों की हिस्ट्री उठाइए, इन लोगों ने जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे वो पोखरण विधानसभा के हैं, चाहे जैसलमेर के, अपने भाई भतीजा, पुत्र वधू, बेटी बेटा, इन लोगों को चुनाव लड़ाया। और मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, मेरे परिवार का कोई एक व्यक्ति कह दीजिए जिसने अगर वार्ड पंच और सरपंच का भी चुनाव लड़ा हो। भविष्य का क्या प्लान है राजनीति को लेकर? भविष्य जेसान की जनता तय करेगी और ये तय है कि जनता के बीच में रहे हैं और राजनीति में अगर रहना है तो बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभा करके, सक्रियता के साथ, आम जन के साथ, जिन लोगों की आज भी मुझे बड़ा दुख होता है कि इस जेसान की जनता को, इसकी भावनाओं को, इनकी जरूरतों को आज तक ढंग से समझा नहीं गया है, उनके लिए काम नहीं हुआ है। मतलब बड़ी विकट स्थिति है, ओरण गोचर पूरे राजस्थान में। इस तरीके का अगर किसी ने पूरे विश्व और मानव जीवन को संदेश दिया है, वो जैसलमेर की धरती ने दिया है। और मैं जहाँ की निवासी हूँ, भादरिया, यहाँ 1,18,000 बीघा इतनी बड़ी एशिया की विशालतम ओरण है और पूरे जैसलमेर में हमारे वीर जुझार हुए हैं जिन्होंने ओरण गोचर और इस भूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक वही लकीर है जिसको हम पीट रहे हैं, सांप निकल गया। तो साहब, कभी उस बिल को बंद करोगे कि नहीं करोगे आप? ये जहां जाओ वो एक तरीका है कि साहब ये सेटलमेंट के गलती है। अरे गलती तो हो गई, उसको सुधारेगा कौन? कोई ऊपर से फरिश्ता थोड़ी आएगा, आपको हमको मिलकर के सुधारना है। तो बहुत सी ऐसी जैसलमेर में कमियां हैं जिनको कहीं ना कहीं पूरा करने की मन में इच्छा है और ईश्वर मुझे मौका देगा, ये मेरा विश्वास है जैसलमेर की जनता के लिए। पश्चिमी राजस्थान में एक युवा जिसका नाम रविंद्र सिंह भाटी बड़ा सक्रिय है राजनीति में। कई जगह है जो राजनीति में उसकी कई सारी रुकावटें हैं वो पैदा हो रही है। कई बार उसके ऊपर मुकदमे हो चुके हैं वर्तमान गए दिनों में, ठीक है। और जो ओरल को लेकर है वो भी वो लगातार सक्रिय है। क्या कहोगे रविंद्र सिंह के बारे में? कि राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है और जिंदा रहने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये कोई नई बात नहीं है। और नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होना ये भी कोई नई हिस्ट्री नहीं है। हर नेता के खिलाफ मुकदमे, ये तो नेताओं के मेडल होते हैं। इसमें मैं सोचती हूँ कोई बहुत बड़ा बवंडर या ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ओरण के लिए वो जो अगर आवाज उठा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। एक युवा होकर के जिस तरीके से वो लोगों के मुद्दों को छू रहे हैं, ओरण के लिए बात कर रहे हैं, स्वागत योग्य बात है। रविंद्र सिंह भाटी की भविष्य की राजनीति को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, उनके भविष्य को लेकर के नहीं, तो क्या आपको क्या लगता है कि जिस अभी वर्तमान में उनका युवाओं में अच्छा खासा क्रेज है, अच्छी बात है। क्या आपको क्या लगता है कि ये क्रेज जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, ये क्योंकि आप 20-25 साल से पॉलिटिक्स में है। देखिए, उनके भविष्य को, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, लेकिन अच्छी बात है अगर वो युवाओं की नब्ज को पकड़ रहे हैं, हमारी जन समस्याओं को, जन भावनाओं को साथ में लेकर के रहे हैं, और जो जन भावना के साथ चलेगा निश्चित रूप से उसका उज्जवल भविष्य है। देवी सिंह भाटी है वो आपकी सगे मामा है, जी आप उनकी भांजी हो। जी। क्या ऐसा क्या हो गया कि वो बीजेपी में थे और आप कांग्रेस में आ गए? देखिए, मुझे बड़ा गर्व और गौरव महसूस होता है कि मैं पूर्व सिंचाई मंत्री और लगातार एक विधानसभा से 7 बार के विधायक आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब की भांजी हूँ। उनका कृतित्व, उनका काम का तरीका, उनकी ईमानदारी और उनकी जो कर्मठता है वो पूरे राजस्थान ही, पूरी हिंदुस्तान में अपने आप में पहचाने जाते हैं। वो भाजपा में और मैं कांग्रेस में। बीकानेर मेरा पियर था और जैसलमेर में यहाँ आकर के कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा। इस कारण रास्ते अलग हुए। अभी कभी होती है बातचीत देवी सिंह की? क्या क्या वो आपको टिप्स देते हैं भविष्य की पॉलिटिक्स को लेकर? क्योंकि उनका वो तो कद्दावर नेता है, बेबाकी से बोलने वाले। बिल्कुल सर। देखिए, मुलाकात होती है क्या, वो मेरे गार्जियन हैं और कहीं ना कहीं अपने इस राजनीतिक जीवन में जो काम करने की शैली और ईमानदारी का जो तरीका है वो मैंने उन्हीं से सीखा है। उन्हीं से मुझे ये घुट्टी में मिला। हम लोग जब
कॉलेज स्कूल में थे तो देखते थे कि किस तरीके से वो पब्लिक के बीच में जाकर के ईमानदारी से बात करते थे। उसी का ये कारण था कि आज उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको पसंद करती है। क्यों? चाहे वो हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी जो ईमानदारी और जनता से सीधा उनका संपर्क था, वही कारण है कि आज भी लोग उनके पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो भतीजा है और उनका पुत्र है श्री अंशुमान सिंह भाटी, वो इस विधानसभा चुनाव में लगभग 32,000 से अधिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल हुए हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि मैंने भी यहाँ पर काम किया जैसलमेर में, तो हमेशा यही जेहन में रखा। और मेरे हस्बैंड जो पुलिस में सर्विस करते हैं, उनका भी ये कहना था, अगर राजनीति में रहना है तो आपको खुद को पब्लिक के बीच में जाकर के काम करके ही रहना है। नहीं तो अगर जिस दिन कई दफे कुछ समस्याएं आती, तो जब मैं फोन करके मार्गदर्शन लेती तो मना कर देते थे कि नहीं, आप अपने आप उस सीट पर आप हो, मैं नहीं हूँ। तो डिसीजन लो, जाओ, सलाह मशवरा करो, और मेरे से कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं फील्ड में आपके साथ घूमूंगा। तो उसी दिन मैंने ये कसम खा ली कि जो करना है लोगों के बीच में रह करके करना है, सक्रिय रूप से राजनीति करनी है। भजन लाल सरकार को ये 1 से 1.5 साल होने को है, जी, कामकाज को किस तरीके से देखते हैं? बहुत बेहतरीन काम है आदरणीय भजन लाल जी। जिस तरीके से जो विपक्ष आज हठ धर्मिता और संवेदनहीन होकर के जो सदन को नहीं चलने देना, इस तरीके की हरकतें कर रहा है, जबकि चाहे महिलाओं के मुद्दे रहे हों, चाहे किसानों के रहे हों, चाहे युवाओं के रहे हों, गत 5 सालों में जिस तरीके से आरपीएससी को और कर्मचारी बोर्ड को वो कह रहे हैं कि खाला का अड्डा बना दिया गया था। उनके बेटे बेटियां, समधों के बच्चे सब आरएएस आरपीएस बन गए थे, और उनकी जब पेपर कॉपीज चेक हुई उसमें उनके क्या नंबर थे, इंटरव्यू में उनको क्या नंबर मिले। तो मतलब इस तरीके का एक जो तानाशाही पूर्वक रवैया हो गया था। कोई भी जा रहा है पेपर लेकर के आ रहा है, पेपर आउट हो रहे हैं। युवा जो इतने गरीब बच्चे, होनहार बच्चे बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, और फिर पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। तो इस तरीके से इन सब नकल माफियाओं पर, भू माफियाओं पर, शराब माफियाओं पर धीरे धीरे भजनलाल सरकार ने जो नकेल कसी है, और बुलडोजर बाबा जो यूपी में हो रहा था, वो आज हमारे राजस्थान में भी शुरुआत हुई है। चाहे वो शराब माफिया है, चाहे भू माफिया है, चाहे किसी भी तरीके का रहा हो। अभी आपने हाल ही में देखा, एक विजयनगर जो अजमेर के पास है, वहां पर एक कांड हुआ, तो उन जो बच्चे थे उनके घरों पर तुरंत प्रभाव से बुलडोजर चला। तो इससे जो भी कोई गलत काम करेगा, जो अपराधी है, उसके मन में भय पैदा होगा। तो ये जरूरी भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है भजनलाल सरकार पर। 5-6 महीने बाद में राजस्थान में पंचायती राज चुनाव होने को है। जी, सुनीता भाटी किस तरीके से देख रही है पंचायत चुनाव को? क्या चुनाव लड़ने का विचार है पंचायती राज देखिए, में? वो तो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, ये तो पार्टी का काम है। और निश्चित रूप से अगर भाजपा परिवार के साथ मैं जुड़ी हूँ, तो तन मन धन से पार्टी के लिए काम करेंगे, और पार्टी के समर्थन में अधिकतम सीटें कैसे आ सकती है, इस प्लानिंग में हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल, ये थी पश्चिमी राजस्थान की भाजपा की नेत्री सुनीता भाटी, जो देवी सिंह भाटी जो पूर्व सिंचाई मंत्री है, उनकी ये भांजी है। और ये पहले 2008 में कांग्रेस से जैसलमेर विधानसभा जो चुनाव लड़ चुकी है। उसके बाद में 2013 में इन्होंने कांग्रेस से टिकट की मांग की, लेकिन उसी टाइम एन टाइम पर रूपाराम धंधे को टिकट दी गई, और उसी दिन से रूपाराम धंधे वह जो जैसलमेर की पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। और उसके बाद से लगातार 5 साल के बाद में फिर चुनाव लड़ा, और फिर वो जीत गए, और उसके बाद से कांग्रेस में दो धड़े हो गए। और उसके बाद में जैसे ही 2023 के जो चुनाव आए, उसमें सुनीता भाटी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, और विपक्ष जो है वो गलत तरीके से, तो तानाशाही रवैये से संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, इन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जब पार्टी अगर इनको कौन सी भी चुनाव में उतारेगी, तो ये निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी। ये पार्टी का जो काम है वो है, इनका यही है कि ये जनता के बीच में रहकर अब जनता की सेवा करेगी। कैमरा पर्सन रेहान के साथ बहादुर सिंह राजपुरोहित। मैं इस समय भादरिया जो गांव है उसी जगह हूँ। धन्यवाद।